हेलो। एमपी सेट स्पेशल में जो हम लोग टॉप 15 टॉपिक रिवीजन कर रहे हैं उसमें आज हम लोग सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री देखेंगे। देखो, ये सॉलिड स्टेट बड़ा टॉपिक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री छोटा टॉपिक है, बट दोनों इंपॉर्टेंट है। कभी कभी न्यूक्लियर केमिस्ट्री से दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मन हुआ तो, नहीं तो एक तो पक्का है इसका। और सॉलिड स्टेट से दो या से तीन मान के चलो। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक और दोनों इजी है। ठीक है, दोनों एक ही साथ आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट करते हम लोग, पहले सॉलिड स्टेट देखेंगे, उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री। देखो, सॉलिड स्टेट में हम किसी तरह के फोर्स की बात करेंगे, कोई सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग पढ़ते हैं। सॉलिड में देखो, अगर फोर्स की बात करें हम लोग, प्राइमरी और सेकेंडरी फोर्स, तो प्राइमरी फोर्स में हम लोग किसको काउंट करते हैं? आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटेलिक। ठीक है, मेटेलिक। और सेकेंडरी फोर्स में बहुत सारे हैं, जैसे आयन डाइपोल, या फिर डाइपोल डाइपोल। ठीक है, ऐसे बहुत तरह के, जैसे एच बॉन्डिंग, इंड्यूस डाइपोल, ऐसा बहुत तरह का है। लेकिन हम लोग सॉलिड स्टेट में मेनली आयनिक बॉन्ड टाइप के जो होते हैं, जैसे NaCl हो गया, ये सबको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, वहां तक जाने से पहले जो स्टार्टिंग का बेसिक चीज है वो देखो। सबसे ज्यादा बेसिक इसमें आता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग फ्रैक्शन एक फॉर्मूला है, जस्ट इसमें एरिया ऑफ वन पार्टिकल डिवाइड बाय टोटल एरिया, या फिर टोटल वॉल्यूम बोल सकते हो, इनटू जेड वैल्यू। ठीक है, जेड वैल्यू आई थिंक सबको निकालने आता होगा, 11 12th की बात है, इसलिए जेड वैल्यू हम निकालना नहीं सिखा रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। वहीं पे अगर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करोगे, पैकिंग एफिशिएंसी, तो ये होता है पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100। ठीक है, देखो, इसके बाद इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज है, एक टेबल आता है जिसमें क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ये मेरा सजाया हुआ टेबल है। मैं इसी तरह से याद करता हूँ, मुझे भी किसी और ने सिखाया था ऐसे याद करना। जिसमें हम लोग A B C एंड, ये ABC क्या है? सपोज अगर ये हमारा क्यूब है, ठीक है, ABC बेसिकली एज लेंथ है। ठीक है, बेसिकली ABC एज लेंथ है। और अल्फा, बीटा, गामा, ये डिस्कस करेंगे अभी। इसके लिए एक शॉर्ट टेबल है, इस टेबल को फॉलो करो, आपको याद करने में भी आसानी हुई। कैसे याद करना है वो भी हम बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्यूबिक लिखो। ठीक है, उसके बाद टेट्रागोनल, उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, फिर मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। ठीक है, देखो, इसमें आपको याद कैसे रखने हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इसको भी किसी CTOMTHR ऐसे करके याद रखते थे, CTOMEHR ऐसे करके भी कुछ लोग याद रखते थे। बट मुझे ऐसे ही डायरेक्ट याद है, आप लोग भी ऐसे ही डायरेक्ट याद करो, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। ठीक है, इसमें जो ABC और अल्फा बीटा गामा का रिलेशन है वो याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, क्यूबिक में क्या होगा? A = B = C। ये फर्स्ट वाले में A = B = C,
सबसे लास्ट वाले में भी a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ओके, टेट्रागोनल में a इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी, तो नीचे आ जाओ, यहाँ भी a इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी। उसके बाद जो ये चारों बच गया है, सॉरी चार नहीं तीन, चार नहीं है, ये तीन है। ठीक है, ये तीनों का क्या हो जाएगा, a डज नॉट इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी। ओके, इसके बाद इधर अल्फा बीटा गामा का रिलेशन देख। अल्फा बीटा गामा के लिए क्या हो जाएगा, ये तीनों का अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद ये यहां तक हो गया ऑर्थोरोम्बिक तक। उसके बाद मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में अल्फ बीटा को छोड़ देना है, अल्फा इक्वल्स टू गामा, इसको 90 डिग्री कर दो, और बीटा डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ट्राइक्लिनिक में क्या करना है, अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू बीटा डज नॉट इक्वल्स टू गामा डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, हेक्सागोनल में अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, और गामा गामा हो जाएगा 120 डिग्री। और ये लास्ट वाला अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा होगा, लेकिन ये डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो अगर बेसिक से क्वेश्चन है तो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ओके, देखो, उसके बाद एक और छोटा सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसी को 2 इंटू जेड वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, या नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल्स टू जेड वैल्यू। ठीक है, इतना आप ध्यान रख लो। उसके बाद हाँ, वो जो हम क्यूब में बताए थे आपको एज लेंथ, फिर से यहाँ देख लो। सॉरी, देखो होता क्या है, सपोज अगर ये हमारा कुछ सर्कल है, इसका रेडियस आर हो जाएगा, इसी के साथ एक और है, सपोज ये भी आर हो जाएगा, ये दोनों मिला के डी कहलाता है, तो 2r इक्वल्स टू डी होता है। ये रिलेशन एक बार आप लोग ध्यान रख लो। उसके बाद अब यहाँ आ जाओ, देखो इसको, ये पूरा हमारा ए है। ओके, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 2r हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। देखो, सबसे पहले हम एससीसी कर लेते हैं, फॉर एससीसी। एससीसी के लिए सिंपल यही रिलेशन होता है, a इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 2r। फॉर बीसीसी ये हो जाएगा √3a इक्वल्स टू 4r इक्वल्स टू 2d। ओके, और एफसीसी का हो जाएगा √2a इक्वल्स टू 4r इक्वल्स टू 2d। ठीक है, उसके बाद डीसीसी का √3/4a इक्वल्स टू d इक्वल्स टू 2r। उसके बाद एंड सेंटर क्यूबिक का ENDCC, इसका √2a इक्वल्स टू 4r इक्वल्स टू 2d। उसके बाद एज सेंटर क्यूबिक वाला EDGCC, इसका a इक्वल्स टू 2d इक्वल्स टू 4r। इसको हम लोग इसी तरह के डेरिवेशन से निकालते हैं, बट अभी उतना टाइम नहीं है डेरिवेशन करने का, निकालने का। ओवरऑल मैंने ये इतना लिख दिया, इससे ज्यादा नहीं आता है। ओके, उसके बाद देखो, पैकिंग फ्रैक्शन का तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा दिए थे। क्या लिखा है पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला, एरिया ऑफ वन पार्टिकल्स अपॉन टोटल एरिया इनटू जेड वैल्यू। यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा जिसमें आपको किसको कितना क्या रखना है। उसके लिए सिंपलेस्ट वे में आप ऐसे लिख सकते हो, पैकिंग फ्रैक्शन
इक्वल्स टू 4/3 पाई जेड आर अपॉन ए, ये क्यू। अब आर अपॉन ए कहाँ से निकाला जाएगा? सपोज आपको बोल दिया जाए एससीसी का निकालना है, एससीसी का, तो यहां से हमको आर अपॉन ए निकालना है। देखो ए इक्वल्स टू टू इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू टू आर, हमको आर अपॉन ए निकालना है ना। तो यहां से अगर डी को हटा दे, ए इक्वल्स टू टू आर अपॉन ए कितना हो जाएगा? आर अपॉन ए, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, 1/2, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ से आर अपॉन ए निकाल लोगे, जेड वैल्यू पता ही है, जैसे अगर एससीसी का है तो एससीसी का 1 होता है, ये हमको पता है। कैसे होता है 1? जैसे देखो एससीसी का क्या है, हर एक कॉर्नर पे एक एटम रहता है। टोटल कितने कॉर्नर है? 8। एक कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/8 का, तो यहाँ से 1 आता है। सपोज बीसीसी का है 8 इंटू 1/8, उसके अलावा बॉडी सेंटर पे भी है, तो बॉडी सेंटर का पूरा एक आ जाएगा, तो ये यहाँ से 2। ऐसे करके हम लोग 11 12 में निकाले थे, इसलिए इसको यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। ओके, ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी, ये हो जाएगा 4/3 पाई जेड आर अपॉन ए होल क्यूब। इसमें हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालो। नहीं तो अगर एग्जाम से पहले रिवीजन करना है तो याद कैसे रखना है वो देख लो। क्या क्या पूछ सकता है? एससीसी का पूछ सकता है, सिंपल क्यूबिक सेंटर। बीसीसी का बॉडी क्यूबिक सेंटर। एफसीसी का फेस क्यूबिक सेंटर। और इतना डिटेल्स में तो नहीं बताएंगे हर का नाम, इतना तो पता ही होगा। डीसीसी एक हो सकता है आप लोग के लिए नया हो, डायमंड क्यूबिक सेंटर बोलते हैं इसको। डीसीसी नेट गेट लेवल का है, बट सेट तो एमएससी के बाद ही तो लोग देते हैं। क्या पता अगर पूछ दे तो, क्योंकि सिलेबस में तो है पूरा, जो नेट का सिलेबस है वही सिलेबस है। हाँ, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम हो वो अलग बात है। ईडीजी सीसी, ठीक है। देखो इसको याद कैसे रखना है, ये सीक्वेंस में लिखो और याद रख लो कैसे, वो देखो। ये है हमारा पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब परसेंटेज में। ठीक है, एससीसी का 52.4, बीसीसी का 52.4, बीसीसी का 68%, एफसीसी का 74%। ठीक है, इसका आधा आ जाएगा यहाँ पे 37%। इसका आ जाएगा यहाँ पे आधा 34%, और इसका यहाँ पे आ जाएगा आधा 26.2%। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो, कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है, इतना इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसमें डेंसिटी भी पूछा जा सकता है। सपोज डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं? रो से, ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल फॉर्मूला है। तो सॉलिड स्टेट में क्या हो जाएगा? मास, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको ऐसे सिंपली जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब लिख सकते हो। अब हमको एम कैसे निकालना है? एम निकालने के लिए मोलर मास डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, ऐसे करना है हमको। ठीक है, इसका अगर ओवरऑल यहां से डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद रखना हो, उसके लिए सबसे बेस्ट है जेड इंटू मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग सिर्फ इतना याद रखो, काम बन जाएगा। ओके, उसके बाद एक हम लोग पढ़ते हैं कि रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल, इसका यूज कहाँ होता है? इट इज
used to predict coordination number of ionic solid। ठीक है, इसका अगर कॉमन फॉर्मूला लिखाया जाए तो रेडियस रेशियो इक्वल्स टू होता है रेडियस ऑफ स्मॉल आयन अपॉन रेडियस ऑफ लार्ज आयन। ठीक है, मतलब आर प्लस अपॉन आर माइनस। ओके, इसमें नोट डाल के एक चीज लिख लो, उसके बाद डायरेक्ट तो हम लिखा ही देंगे, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। नोट डाल के लिख लो ये चीज, इफ रेडियस रेशियो इंक्रीज इन आयनिक सॉलिड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन इंक्रीज। ठीक है, अगर रेडियस रेशियो इंक्रीज कर रहा है किसी आयनिक सॉलिड का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज करेगा। ठीक, इसका उल्टा भी लिख सकते हो, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर of coordination number of ion increase then attraction increase then ionic solid become more stable। ठीक है, इसका उल्टा हम जानबूझ के नहीं लिखे। अगर रेडियस रेशियो डिक्रीज कर रहा है किसी का, तो एनिक सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है, उसमें उतना लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम आपको कुछ रेडियस रेशियो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर और अरेंजमेंट भी लिख देते हैं, तो इसका भी काम तमाम हो जाएगा। रेडियस रेशियो कोऑर्डिनेशन नंबर और यहाँ पे अरेंज्ड। ठीक है, रेडियस रेशियो अगर आपको लेस देन 0.155 हो, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 2 मिलेगा और उसका अरेंजमेंट होगा लीनियर। ठीक है, उसके बाद अगर रेडियस रेशियो 0.155 से 0.224 के बीच में हो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा और इसका अरेंजमेंट होगा ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर, ठीक है, उसके बाद अगर 0.224 से 0.414 के बीच का हो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4 और इसका अरेंजमेंट हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, 0.414 से 0.732 हो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो ऑक्टाहेड्रल होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो उसका स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखो। और एक देख लो, 0.732 से 1 के बीच में हो तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 8 मिलेगा और अरेंजमेंट इसका होगा बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, उसके बाद अगर ऑलमोस्ट 1 पे आ जाए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 12 होगा और या तो ये एफसीसी हो सकता है या सीसीपी हो सकता है या एचसीपी हो सकता है। ठीक है, रेडियस रेशियो आप लोग इतना ध्यान रख लो, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता आपको जरूरत पड़ने वाली है। ओके, इसमें रेड सॉलिड स्टेट में सेमीकंडक्टर भी पूछा जाता है, शायद एक बार पूछा गया है शायद। देखो, सेमीकंडक्टर, इसमें इसको पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक हो जाएगा इंट्रिंसिक और दूसरा हो जाएगा इसमें एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको याद करना है इंट्रिंसिक में, ई फर्मी
इक्वल्स टू EC प्लस EV अपॉन 2, ठीक है, प्लस 3/4 KT/Ln, ठीक है। इसमें ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला पूछ सकता है और कुछ भी नहीं पूछ सकता है। इसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे, ऑन टेम्परेचर इंक्रीज देन ई फर्मी इंक्रीज, ठीक है। एक्सट्रिंसिक वाले में दो टाइप आता है, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप कैसे डिफाइन करना है? 2024 का जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बता दिया था। थर्ड एक था, शायद उसमें था 14 का था, गैलियम और इंडियम का था, ठीक है। तो उसमें हमने बता दिया था 14 वाला दिया गया है, अगर इसमें 13 वाला आएगा, एक का वैकेंसी रहेगा तो उसका कुछ और होगा। अगर 15 वाला आ गया, 15 इस पे आएगा तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसका अलग हो जाएगा। तो वो एक बार आप वहां पे देख सकते हो, PYQ में मैंने वहां पे करवा दिया था, ठीक है। आई थिंक उसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। पहले देखो पी टाइप में क्या पूछ सकता है, फॉर्मूला अगर ई फर्मी पूछे तो ई फर्मी EV प्लस EA अपॉन 2 प्लस KT अपॉन 2 LN NV अपॉन NA, ठीक है। अगर वहां पे आपको एन टाइप पी टाइप समझ में नहीं आया था, एक बार आप लोग कमेंट कर देना, हम अलग से बना देंगे वीडियो। उसमें ऐसा नहीं कि हम बताने से डर रहे, अलग से बना देंगे, लेकिन अभी उसमें टाइम नहीं देंगे। इसमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उस पे अभी हम टाइम देना चाहते हैं। एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप क्या होता है वो PYQ में ऑलरेडी करवा चुके हैं, 13 14 15। जो नहीं करवाए थे वहां पे ये यहाँ देख लो। ई फर्मी, ई फर्मी इक्वल्स टू ED प्लस EC अपॉन 2, ठीक है, प्लस KT अपॉन 2 LN ND अपॉन NC। ये ज्यादा से ज्यादा आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पूछ सकता है इसमें, ओके। उसके बाद देखो इसी में सेमीकंडक्टर में ही लिख लो, ऑन टेम्परेचर इंक्रीज एनर्जी ऑफ फर्मी लेवल फॉर इंट्रिंसिक एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर increase, whereas for N type semiconductor energy of Fermi level decrease, ठीक है। देखो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी ऑफ फर्मी लेवल फॉर इंट्रिंसिक एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हमारा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी और फर्मी लेवल हमारा डिक्रीज कर जाएगा। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट देख लो, जनरली किसमें, फॉर सेमीकंडक्टर ऑन इंक्रीज टेम्परेचर कंडक्टेंस इंक्रीज एंड रेसिस्टेंस डिक्रीज, ठीक है। जनरली सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारा कंडक्टेंस इंक्रीज होता है और रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है। लेकिन कंडक्टर की बात करोगे, फॉर कंडक्टर ऑन इंक्रीज टेम्परेचर और ऑन इंक्रीज टेम्परेचर कंडक्टेंस डिक्रीज एंड रेसिस्टेंस इंक्रीज, ठीक है।
कंडक्टर में क्या होता है, अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, कंडक्टेंस आपका डिक्रीज करेगा और रेसिस्टेंस आपका इंक्रीज करेगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये हो गया सिंपल। अब देखो, ब्रेविस लेटाइस कितने टाइप का होता है? 14 टाइप का होता है। ये भी आपको कैसे याद रखने वो भी मैं बता देता हूँ। एक बार लिख लो पहले। देखो, क्यूबिक इसमें 3 टाइप का मिलेगा आपको, प्रिमिटिव, उसके बाद फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में आपको प्रिमिटिव मिलेगा और बॉडी सेंटर मिलेगा। ऑर्थोरोम्बिक, इसमें आपको प्रिमिटिव मिलेगा, फेस सेंटर भी मिलेगा, बॉडी सेंटर भी मिलेगा, एक और मिलेगा इसमें, एंड सेंटर्ड। ठीक है, उसके बाद मोनोक्लिनिक, इसमें आपको प्रिमिटिव मिलेगा और एंड सेंटर मिलेगा। ठीक है, देखो, ये इसमें मिलेगा और ये इसमें मिलेगा, ये भी इसमें मिलेगा, ये भी इसमें मिलेगा, ये भी मिलेगा और इसका अलग से मिलेगा। ठीक है, प्रिमिटिव में ये भी होगा, फेस वाला नहीं होगा, फिर एंड वाला होगा इसमें, आप लोग लिख लेना। और उसके बाद क्या बच गया? ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। इस तीनों में सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव होता है। ठीक है, अब देखो, 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, फिर 6, 7, 8, 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, 14 ब्रेविस लेटाइस आप लोग ऐसे करके याद रख सकते हो। अगर इसमें पूछ दे तो सबसे लीस्ट सिमेट्रिक कौन है? लीस्ट सिमेट्रिक, उसमें आप नाम दे देना ट्राइक्लिनिक का। और सबसे मोस्ट सिमेट्रिक पूछ दे, सबसे मोस्ट सिमेट्रिक क्यूबिक है, क्योंकि इसमें ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी और अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, इसलिए सबसे ज्यादा मोस्ट सिमेट्रिक आपको क्यूबिक मिलेगा और सबसे ज्यादा लीस्ट सिमेट्रिक आपको ट्राइक्लिनिक मिलेगा। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखेंगे? एंगल बिटवीन टू प्लेन। cos थीटा इक्वल्स टू h1 h2 प्लस k1 k2 प्लस L1 L2 डिवाइड बाय h1 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर, इसका रूट इंटू रूट अंडर h2 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। ठीक है, इसी में एक आता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, IPS, मतलब डी की बात कर रहा है बेसिकली। अगर कहीं पे इंटरप्लेनर स्पेसिंग है तो यहाँ डी पूछ रहा है, डी मतलब DHKL, ये समझ के रखो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/DHKL इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सिर्फ आप एक बेसिक ये याद रखो, बेसिकली ये होता है किसके लिए? ये होता है ऑर्थोरोम्बिक के लिए, ऑर्थोरोम्बिक के लिए। बट मैं बोलूंगा ये आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है, कैसे वो देखो। सपोज आपको क्यूबिक का पूछे, क्यूबिक में आपको डी पूछे, तो क्यूबिक के लिए आप क्या करोगे, 1/d(h)(k)l इक्वल्स टू, क्यूबिक में a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c होता है, h² अपॉन a² प्लस k² अपॉन a² प्लस l² अपॉन a², ये ओवरऑल हो जाता है h² प्लस k² अपॉन l² अपॉन a², ऐसे होता है। ठीक है, इसको अलग फॉर्मूला बना दिया गया है जो ये क्यूबिक के लिए है, लेकिन क्यूबिक के लिए क्या है, a इक्वस टू बी इक्वस टू सी है, तो हर जगह हम a रख देंगे, काम तमाम हो जाएगा मेरा। ठीक है, वहीं पे अगर टेट्रागोनल के लिए पूछते, मान के चलो टेट्रागोनल के लिए, ये किसके लिए हो गया, क्यूबिक के लिए। टेट्रागोनल के लिए क्या होता है, a इक्वस टू बी डज नॉट इक्वस टू सी, तो अगर टेट्रागोनल का फॉर्मूला लिखना हो तो 1/d(h)(k)l इक्वस टू h² अपॉन a² प्लस k² अपॉन a² प्लस l² अपॉन c², क्योंकि b डज नॉट इक्वल टू c है, तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, h² प्लस k² अपॉन a² प्लस l² अपॉन c²। अरे भाई, इसके लिए अलग से हमको क्यों याद रखना, हम सिर्फ एक ही याद रखेंगे और ए बी सी डी तो याद है ही ना, ज्यादा याद क्यों करें, ज्यादा माथे पे लोड नहीं देना है। ओके, तो यहाँ से आप लोग इतना ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद ब्रैग्स इक्वेशन आता है, ब्रैग्स इक्वेशन से आई थिंक हर बार क्वेश्चन आया है। ब्रैग्स इक्वेशन, ये देख लो, ब्रैग्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, 2d साइन थीटा इक्वल्स टू n लेमडा, बस यही है ब्रैग्स इक्वेशन, और इसी से हर बार क्वेश्चन पूछता है, और ये बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट लगता है हमको। ठीक है, इसमें आपको एन है, ऑर्डर दे देगा कौन से ऑर्डर का, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कुछ भी। लेमडा का वैल्यू पूछ सकता है डी देके, या डी और थीटा देके लेमडा का वैल्यू पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वो इसी को घुमाते फिरेगा। जैसे 2024 का एक क्वेश्चन था, उसमें क्या पूछा गया था, जो ये लेमडा लेस देन 2d था, लेस देन इक्वल्स टू 2d, ये कब होगा, ऐसा कुछ था, एग्जैक्ट हमको याद नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ था। ठीक है, तो वहां से मतलब ब्रैग्स इक्वेशन से बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, देखो, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू एन लेमडा, यहीं से आता है 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। ठीक है, दूसरी बात, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू एन डैश लेमडा अपॉन 2, यहां से आ जाता है 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन डैश लेमडा अपॉन 2, यहां से हम लोग लिख सकते हैं 4d साइन थीटा इक्वल्स टू एन डैश लेमडा। ये कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव से पूछा जा चुका है, डिस्ट्रक्टिव से नहीं पूछा गया। अगर आपको कहीं डिस्ट्रक्टिव दिखे तो वहां पे 2d साइन थीटा मत लगाना, वहां पे 4d साइन थीटा इक्वल्स टू एन डैश लेमडा। ओके, आई थिंक इससे ज्यादा आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है एमपी सेट के रिगार्डिंग। ठीक है, अब हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं लेक्चर को न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे। देखो, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, और इससे अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स पढ़ते हैं बेसिकली हम, इस केमिस्ट्री मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, इसमें जो बेसिकली क्वेश्चन पूछता है वो कहाँ से पूछता है, डिस इंटीग्रेशन सीरीज से पूछता है, डिस इंटीग्रेशन सीरीज।
देखो, डिसइंटीग्रेशन सीरीज से आई थिंक आप लोग कोरिलेट कर पा रहे हो या नहीं, बट जैसे ही मैं लिखूंगा इसके आगे आप लोग समझ जाओगे। जैसे एक कोई इक्वेशन दे देगा, यहाँ पे एक इक्वेशन देगा और इसमें यहाँ पे इक्वेशन देगा, और पूछ सकता है इसमें कितना अल्फा पार्टिकल्स है। यहाँ से हम लोग एटॉमिक नंबर और मास नंबर कंपेयर करके निकालते हैं जो कितना अल्फा पार्टिकल्स है कितना बीटा पार्टिकल्स है। अभी तक जो सेट एग्जाम में पूछा है कि या तो अल्फा पूछा है नहीं तो बीटा पूछा है, ऐसा। लेकिन अल्फा बीटा गामा एक साथ दे दे तो वहां पे आप लोग को दिक्कत हो सकता है। इसमें जो बेसिकली डिसइंटीग्रेशन सीरीज में जो हम लोग पढ़ते हैं 6 टाइप का आता है। मैक्सिमम 6 टाइप का आता है जो नेट लेवल तक का है। इसमें पहला अल्फा पार्टिकल्स। इसका क्या होता है? 4 हीलियम 2। मतलब मास नंबर में 2 का चेंज आएगा, और सॉरी एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज आएगा और मास नंबर में 4 का चेंज आएगा। ठीक है, ये है अल्फा पार्टिकल्स। वहीं बीटा की बात करो, बीटा पार्टिकल्स ये हो जाता है 0 बीटा -1। ठीक है, गामा, गामा रेज बोलते हैं। इसमें ना अल्फा चेंज, ना मास नंबर चेंज होगा ना एटॉमिक नंबर चेंज होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है 1 n 0, ये 1 है। मतलब मास नंबर में 1 का चेंज आएगा, एटॉमिक नंबर में 0। उसके बाद एक आता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन बेसिकली ये एंटी पार्टिकल्स है, एंटी पार्टिकल ऑफ बीटा पार्टिकल्स। मतलब ये 0 बीटा -1, यहाँ पे इसका हो जाएगा 0 बीटा +1। ठीक है, उसके बाद एक आता है लास्ट इलेक्ट्रॉन कैप्चर। व्हेन बीटा पार्टिकल एक्ट एज रिएक्टेंट। ठीक है, जब बीटा पार्टिकल्स आपको रिएक्टेंट की तरह एक्ट करे तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा डिसइंटीग्रेशन सीरीज से कुछ भी नहीं पूछता है। इनफैक्ट एमपी सेट में इससे ज्यादा आगे बढ़ा भी नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा आगे थोड़ा सा तो बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर बार नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा सा एग्जाम का लेवल आगे किया जाता है और हर एग्जाम में किया जाता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा आगे तो बढ़ेंगे। इसमें और क्या क्या देखते हैं? n/p रेशियो देखते हैं, शिफ्ट देखते हैं और रिलेशन देखते हैं। अगर आपको शिफ्ट नहीं याद रखना है मत याद रखो, लेकिन n/p रेशियो, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो और रिलेशन आपको देखना है। यहाँ पे पहले लिख लो इमिशन। ठीक है, यहाँ पे n/p और यहाँ पे रिलेशन। इमिशन, n/p रेशियो एंड रिलेशन। देखो, अगर अल्फा पार्टिकल्स की बात करें, अल्फा पार्टिकल्स n/p रेशियो इंक्रीज करता है, और रिलेशन इसका होता है आइसो डाइवर्स। ठीक है, उसके बाद बीटा पार्टिकल, इसका n/p रेशियो डिक्रीज करता है, और इसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार रिलेशन। ठीक है, गामा रेज, इसका n/p रेशियो में कुछ चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर भी 0 है और मास नंबर भी 0, दोनों चेंज 0 ही है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर आइसोमर। ठीक है, लास्ट न्यूट्रॉन, लास्ट नहीं सॉरी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में n/p रेशियो डिक्रीज करेगा। ठीक है, और इसका रिलेशन होता है आइसोटोप्स। पॉजिट्रॉन, इसका n/p रेशियो इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसका रिलेशन होता है आइसोबार। लास्ट हमारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में हमारा n/p रेशियो डिक्रीज करेगा, और इसका रिलेशन होगा आइसोबार। ठीक है, देखो, इसमें आइसोबार या आइसोटोप्स आप लोग को पता होगा। क्या नहीं पता है आपको? आइसोडायस्पर्स नहीं हो सकता, ये हो सकता है नहीं पता हो। ठीक है, इसके लिए लिख लो, अगर हमारा मास नंबर
if mass number and atomic number both different आ जाए, both are different, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोडाइफर्स। आइसोबार किसको बोलते हैं ये भी बताने की चीज है क्या? चलो देख ही लो, क्या पता बोल दो नहीं पता था सर ये। आइसोबार मास नंबर सेम होगा, मास नंबर सेम एंड एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ठीक है, आइसोटॉप्स ये भी बता दें, इसमें मास नंबर डिफरेंट आएगा, मास नंबर डिफरेंट एंड एटॉमिक नंबर सेम। ठीक है, ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़े हैं। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम लोग। थियरी या थियरीज ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ठीक है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात करोगे जिसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा 3 थियरी पढ़ लें काफी है। इस 3 थियरी से ज्यादा हमें नहीं लगता आप लोग को जरूरत है इसकी। पहला थियरी है स्टेबिलिटी बेल्ट, स्टेबिलिटी बेल्ट। देखो, इसमें अगर एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल्स टू 20 आ जाए, इसमें n बाय p रेशियो अगर 1 है तो वो स्टेबल है, अदरवाइज स्टेबल नहीं होगा। वहीं पे अगर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20 आ जाए तो n बाय p रेशियो अगर 1/5 के आसपास है तो वो स्टेबल है, अदरवाइज स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, सिंपल, और इसमें कुछ भी नहीं है। अगर पूछ दे लार्जेस्ट न्यूक्लियर स्टेबल कौन सा है, लार्जेस्ट न्यूक्लियाई स्टेबल कौन सा है? देखो, इसमें आता है 209 बिस्मथ 83। आप लोग कमेंट में बताना क्या ये पता था आप लोग को लार्जेस्ट न्यूक्लियर कौन सा स्टेबल होता है? आप लोग एक बार कमेंट में बताना। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है हमारा, एटॉमिक नंबर अगर 83 से बड़ा है उसको अनस्टेबल हम लोग मानते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट में बताना ये आपको पता था या नहीं। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक थियरी आता है मेजॉन थ्योरी। मेजॉन थ्योरी, मेजॉन थ्योरी क्या कहता है अगर शॉर्ट में समझा जाए तो न्यूट्रॉन कवर्ड इनटू प्रोटॉन बाय मीजॉन। ठीक है, अब मीजॉन कितने टाइप का हो सकता है? 3 टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है पॉजिटिव मीजॉन, इसको हम लोग पाई प्लस से डिनोट करते हैं। दूसरा निगेटिव म्यूजॉन, इसको हम लोग पाई निगेटिव से। और तीसरा इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। ओके, अब हम लोग तीसरा थियरी देख लेते हैं। तीसरा थियरी कौन सा है? ऑड इवन थियरी। आप लोग ये भी कमेंट में बताना क्या ये थ्योरीज ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी आप लोग को पता था या नहीं। देखो, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियर, स्टेबल न्यूक्लियर। अगर प्रोटॉन हमारा इवन हो, सॉरी न्यूट्रॉन हमारा इवन हो और प्रोटॉन हमारा इवन हो, तो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियर इसी का होता है 165। अगर न्यूट्रॉन इवन हो, प्रोटॉन ऑड हो
तो इसका हो जाएगा 55। अगर न्यूट्रॉन हमारा ऑड हो, इवन प्रोटॉन हमारा इवन हो, इसका हो जाएगा 50। अगर दोनों हमारा ऑड दे दिया गया है, इसका हो जाएगा 5। ठीक है, सिंपल। ऑड इवन थ्योरी इतना ही है। इसमें एक मैजिक नंबर अगर याद रखना हो तो रख सकते हो, तो वैसे मैजिक नंबर तो पता ही होगा, फिर भी देख लो। मैजिक नंबर क्या होता है? न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन ही होता है। तो ये क्या क्या हो सकता है? 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। ये तो शायद आप लोग को पता भी होगा, इसमें बताने की कोई जरूरत है भी नहीं। ओके, इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है क्या? पढ़ लो, क्या पता पूछ दे। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। देखो, इसमें छोटा छोटा चीज है, और है तो बड़ा, लेकिन ये छोटा छोटा चीज है, कभी पूछेगा कभी नहीं पूछेगा, इसलिए बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, इसमें अगर रिप्रेजेंटेशन की बात हो तो उसको डायरेक्ट एग्जांपल से समझो तो इजीली समझ में आ जाएगा, और इसमें कुछ नहीं है। देखो, अगर नाइट्रोजन है 7, इधर 14, इसमें अल्फा पार्टिकल्स ले लो, चलो हीलियम। ठीक है, इससे हमको क्या बन रहा है? ऑक्सीजन 8, 17 प्लस 1H1। इसमें ये है हमारा टारगेट, ये है हमारा प्रोजेक्टाइल, ये है हमारा डॉटर, और ये है हमारा इजेक्टाइल। टारगेट आयन, प्रोजेक्टाइल आयन, डॉटर आयन एंड इजेक्टाइल आयन। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? सबसे पहले टारगेट लिखना है, फिर बीच में प्रोजेक्टाइल, फिर इजेक्टाइल, और लास्ट में बी। अगर इसका लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 14 N 7, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा 4 हीलियम 2, फिर आ जाएगा यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल आ गया। अब इजेक्टाइल 1H1, और डी के जगह आ जाएगा, डॉटर की जगह 17, ऑक्सीजन 8। अब देखो, 14 N 7, ये हमारा क्या है? अल्फा पार्टिकल्स। ये हमारा क्या है? प्रोटॉन है। यहाँ से 17, ऑक्सीजन 8। इस दोनों फॉर्म में लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी चलेगा। ठीक है, और अगर न्यूक्लियर केमिस्ट्री में रेट एनालिसिस पूछे तो हम डायरेक्ट केमिकल काइनेटिक्स वाला पहला फर्स्ट ऑर्डर लगा देंगे, काम चल जाएगा हमारा। फर्स्ट रेट एनालिसिस वैसे पूछा नहीं गया है, बट फिर भी देखो, जनरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब K = A e⁻ ये वाला लगा देना। ठीक है, सिंपल। अगर हमारा रेट कांस्टेंट, देखो ये हमारा है रेट कांस्टेंट, अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करने लगे, टेम्परेचर इंक्रीज, देन रेट कांस्टेंट आल्सो इंक्रीज, कांस्टेंट आल्सो इंक्रीज। ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इतना ही पढ़ना है। अच्छा हाँ, एक बाइंडिंग एनर्जी भी तो आती है, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ये हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा, और मैं लिख के देता हूं, अगर बाइंडिंग एनर्जी से क्वेश्चन पूछे तो आपको 3 ऑप्शन निगेटिव वाला मिलेगा और चौथा पॉजिटिव वाला मिलेगा, और बिना सॉल्व किए पॉजिटिव लगा के आना, 100% सही होगा। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम हमारा क्या है? थियोरेटिकल, थियोरेटिकल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास।
ठीक है। इसको अगर यूनिट में अगर पूछे, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू 931.5 MeV। ये वाला याद रखो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर भी पूछे, ये भी लिख लो। जब लिख रहे हो तो सारा लिख लो। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, ये हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए। ए हमारा मास नंबर है, लिख लो, मास नंबर है। ठीक है। देखो ओवरऑल न्यूक्लियर केमिस्ट्री में तो हमने बहुत लिखा था, लेकिन इसमें आपको ध्यान क्या क्या रखने हैं वो देख लो बस। ये वाला स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्टेबिलिटी बेल्ट में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट ज्यादा है। वैसे स्टेबिलिटी थ्योरी में तो बोलूंगा चारों ध्यान में रखो, ये 1, ये 2, ये 3 एंड 4, ये चारों ध्यान में रखो। उसके बाद ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर आयन, ये शायद किसी दूसरे सेट में पूछा था, कौन सी सेट में पूछा था ये याद नहीं है, इसलिए मैंने करवा दिया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एमपी सेट वाला क्वेश्चन किसी दूसरे सेट एग्जाम में पूछ सकता है, और किसी दूसरे सेट वाला क्वेश्चन एमपी सेट में आ सकता है। इसीलिए मैं सारे सेट के एग्जाम को एनालिसिस करके ही ये टॉप 50 में क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो मैं लाया, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ, वरना ये करवाने का मुझे कोई शौक नहीं था। इसलिए मैं बोलूंगा आप ये भी ध्यान में रख लो, इम्पोर्टेंट इसको भी डाल के चलते। ओके। ओवरऑल ये हो गया, क्या क्या हो गया, सॉलिड प्लस न्यूक्लियर आज हो गया। अगर टॉपिक की बात करें तो कितना टॉपिक हुआ है, क्वांटम केमिस्ट्री, ओएमसी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद और क्या था, सरफेस प्लस पॉलीमर, उसके बाद सॉलिड प्लस न्यूक्लियर। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टॉपिक हो गया है। नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं थर्मोडायनामिक्स का। ठीक है। मैं तो बोला तो हूँ 15 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन जो छोटे छोटे टॉपिक है वो ऐसे, जैसे पॉलीमर ऐड हो गया, न्यूक्लियर ऐड हो गया, तो जो छोटे छोटे टॉपिक है वो ऐड कर देंगे तो आई थिंक 20 से 22 टॉपिक हो जाएगा। लेकिन 15 टॉपिक जानबूझ के बोले ताकि आप लोग को लोग अच्छा 15 ही पढ़ना है तो ज्यादा इजी लगेगा, लेकिन आपको मैं 20 से 22 पढ़ा दूंगा। ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिक है, छोटा टॉपिक इसका मतलब ये नहीं कि कम वेटेज है। अब देखो इसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कितना, अगर आपको एक बात बताओ, 1 2 3 4, मतलब 4 स्लाइड से अगर एक क्वेश्चन बन जाए और 4 स्लाइड आपको पढ़ने में 10 से 15 मिनट लगे, इससे अगर आपको एक क्वेश्चन मिल जाए तो ज्यादा वेटेज तो इसी का हो गया। ओएमसी, ओएमसी पता है अगर पूरा डिटेल्स में पढ़ने जाओगे तो लगभग 35 लेक्चर लगेगा। इस 35 लेक्चर को पढ़ने के बाद अगर आपको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो इसका परसेंटेज वेटेज कितना कम हो जाता है। ठीक है। इसलिए छोटा छोटा टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं छोटा छोटा टॉपिक भी करवाऊंगा 7 8 के आसपास, और 15 जो है वो बड़े बड़े टॉपिक है, जैसे ओएमसी, क्वांटम, ये कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री, ये सारा होगा। आप लोग थोड़ा टेंशन मत लो, हो जाएगा सब। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।